नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की। उसी से जैसे ही कुछ और कंडीशंस हैं जिनके बारे में बात करूंगी। अगर इन शॉर्ट में बताऊं कि तो इनको बोला जाता है एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, देन वीपीडी, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, प्रोसेसिंग स्पीड डिसऑर्डर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर्स। ये जो है ना सारे रिलेटेड हैं, क्योंकि ये सारे ही सेंसरी से रिलेटेड हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के जैसे ही है, लेकिन उसको उसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, ये सारे ही जो है ना सेंसस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चों को और एडल्ट को जो है ना सेंसस को आप ये कह दो प्रोसेस करने और उसको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। आप हमारे सेंसेस क्या, हमारे 5 सेंसेस हैं। तो आपका हो गया टच, स्मेल, टेस्ट, साइट एंड हियरिंग। तो ये 5 सेंसेस में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, या ये कह दो तो ब्रेन का वो जो पार्ट है जो सेंसेस को कंट्रोल करता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ये इश्यूज आते हैं। तो उन जिनको ये प्रॉब्लम होती है, बेसिकली इनको डे टू डे जो भी टास्क है वो करने में प्रॉब्लम आती है, लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ उनको जो है ना आगे लाइफ में आप कहते हो सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी जो आप सीवियरिटी का तो कम और ज़्यादा हो सकती है, और उसके हिसाब से ही इसके जो है ना सब टाइप बनाए गए हैं, जिनको कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर हो गया जिसमें जो आप ये कहते हो कि ज़्यादा सेंसिटिव है किसी चीज़ को लेकर। जैसे साउंड, कई बच्चों को होता है कि छोटी सी साउंड में वो घबरा जाते हैं और वो उसको प्रोसेस करने में उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरा हो गया हाइपो। हाइपो में हो गया कि जो है ना सेंसिटिविटी कम है। आपने देखा होगा कई बार इमोशनल जो एक्सप्रेशन ऑफ फेस पे हैं वो नहीं आते हैं। तो कई बार वो बहुत ही वियर्ड सी चीज भी टच कर लेते हैं, तो उनके जो है ना एक्सप्रेशन नहीं आते। आप ये कह दो वो सेंस वो उनको फील नहीं होती है, तो उसकी प्रोसेसिंग में होता है। दूसरा होता है एक आप कह दो सेंसरी सीकिंग। सीकिंग मीन्स उनको बहुत लैकिंग है सेंसरीज की, और वो हमेशा ही ऑल द टाइम जो है ना सेंसरी सीख करते रहते होंगे। आपने नोटिस किया होगा जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, बार बार आपसे चिपकने की कोशिश करते हैं, बार बार जो है ना या तो पिलो के नीचे घुसेंगे, या कभी कभी सोफे में जो है ना सारे कुशन अपने ऊपर डाल लेंगे, अपने को दबा लेंगे, और नहीं तो रोल होते रहेंगे, फ्लोर पे कह दो, आप बेड पे कह दो। तो इस तरह की जो सेंसरी सीकिंग होती है कि उनको बहुत सेंसेस आप ये कह दो प्रोसेसिंग ठीक नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है, तो इस तरह से काम करते हैं। तो पहला हो गया एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ऑडिटरी आप जैसे समझ सकते हैं कि हेयरिंग से रिलेटेड है। तो हेयरिंग में उनका आप कह दो वो सुनते तो हैं, लेकिन वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उसको समझ नहीं पाते हैं, या प्रोसेसिंग स्लो होती है सुनने के बाद। तो आपने कुछ बोला तो वो उसको जो है ना रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें होती है। आप अगर इसकी मेन सिम्टम्स की बात करो तो डेफिनेटली डिफिकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है ना वर्बल अगर दिए जा रहे हैं, और वर्बल के लिए हियरिंग को जो है ना प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से उनको जो है ना वर्बल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। उनका पुअर लिसनिंग होती है, क्योंकि वो इमीडिएटली लिसन करके उसको उन्हें प्रोसेस करने में बेसिकली टाइम लगता है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच। सो अगर क्विक एंड फास्ट कोई स्पीच है तो उनको सुनने और समझने में प्रॉब्लम होता है। आगे मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स। तो जब आप बोलते हैं तो हो सकता है वो उसको मिसअंडरस्टैंड करें किसी और वर्ड से। तो अक्सर जो है ना वर्ड सुनते हैं, लेकिन जैसे आपने कुछ पूछा, उन्होंने सुना, लेकिन हो सकता है वो जवाब गलत दे, क्योंकि वो वर्ड को या तो प्रोसेस नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है। ये मेन 4 सिम्टम्स हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो आप एज ए पेरेंट आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहली बात तो है कि जब भी आप उनको पढ़ाने के लिए बिठाएं तो एक काम एंड नॉइस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल भी उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो
और बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज ना चल रही हो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या उन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा आप कर सकते हैं कि रिपीट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप उनको बार बार रिपीट करके इंस्ट्रक्शन दीजिए। अगर उनको समझ नहीं आता है तो उनको स्लोली कामली फिर से समझाइए और उसको रिपीट करिए 2-3 बारी, तो वो जो है ना उनको हेल्प करता है। स्लो इंस्ट्रक्शन दीजिए, स्मॉलर टास्क में दीजिए या स्मॉलर टास्क में समझाइए कोई चीज़ अगर कुछ करना है तो। छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करिए बोलने के लिए, क्लियर स्पीच में बात करें और उनको इनकरेज करें कि वो अगर समझ नहीं आता है तो वो बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। साउंड वाले में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप ये कह दो कि कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं साउंड का। आपने छोटे में तो देखा होगा, कई बच्चे जैसे होता है ना, कुकर की सीटी बजती है तो डर जाते हैं एकदम से, तो वो भी एक काइंड ऑफ ऑडिटरी सेंसिटिविटी ही है। लेकिन उसमें आप ये कह दो कि जैसे मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया है, मेरी ये क्लास की बच्ची है और हम लोग ग्रुप में काम कर रहे थे। अब क्योंकि मेरा मेन स्ट्रीम स्कूल है तो इसमें मिक्स ग्रुप है, उसमें मेन स्ट्रीम के नॉर्मल बच्चे भी हैं, स्पेशल नीड्स भी हैं। तो हम लोग मैंने कुछ ग्रुप में टास्क दिए तो सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में बैठ के कर रहे थे। वो ग्रुप में बैठी अपने ग्रुप में काम कर रही थी, लेकिन वो कंटिन्यूसली जो है ना क्राई कर रही थी। मैं उसको थोड़ी देर बाद देखा तो वो रो रही है, उसके आंखों से आंसू बैठी हुई है चुपचाप से और रोई जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ये रो क्यों रही, क्या बात होगी, इसके ग्रुप में किसी ने कुछ कह दिया। तो मैंने उसको बाहर बुलाया क्लास के, मैंने कहा कि तुम बाहर आओ मैं तुमसे बात करती हूँ। तो मैंने उसको बाहर बुलाया, मैंने कहा क्या बात है, मुझे पता है उसको ऑडिटरी सेंसिटिविटी है। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तुम रो क्यों रही थी, क्या किसी ने कुछ कहा? तो वो बोली नहीं नहीं, ये साउंड हो रही है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रही है जिसकी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है और जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा कि लेकिन हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों? कि नहीं, सुबह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, बहुत ज़्यादा जो है ना साउंड से बात हो रही है, तो वो जो है ना वो उसको, आप ये कह दो उसकी बॉडी उसको नहीं सहन कर पा रही है जिसकी वजह से उसके आंसू आ रहे हैं। वो अंदर से नहीं रो रही लेकिन उसकी सेंसिटिव इतनी है कि उसकी वजह से उसको आंसू आ रहे हैं और वो रो रही है। उसने पहले भी कंप्लेन करी कि कोई टीचर अगर उसको चिल्लाता है, इवन नॉट उसको, क्लास में भी किसी को अगर डांटता है या चिल्लाता है तो वो रोने लग जाती है, वो एकदम एंशियस हो जाती है, रोने लगती है, घबराहट होने लगती है उसे। तो जो है ना इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम थोड़ी देर बाहर बैठो और थोड़ा फ्रेश एयर में बैठ के डीप ब्रीथ इन एंड आउट करो और उसके बाद जो है ना जाके पानी पी के फेस वॉश करके फिर आना थोड़ी देर बाद। तो वो थोड़ी देर बाद आई तो उसके बाद नॉर्मल थी। तो इस तरह की सेंसिटिविटी भी हो सकती है बच्चों में। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही थी कि आपको और अच्छे से समझ आए कि कई बार हमें लगता है अरे ये नाटक कर रहा है, अरे ड्रामा कर रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या होता है, लेकिन ऐसा मतलब कि आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा है। और अगर ऐसा आपके बच्चों को है तो उसको प्लीज़ नोटिस करिए और रिकग्नाइज करिए कि ये हो सकता है कि ये ऑडिटरी सेंसिटिविटी का मैटर हो और कुछ से रिलेटेड हो। ओके, तो मूव ऑन करते हैं दूसरे पे। दूसरा है वीपीडी, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि विजुअल प्रोसेसिंग है, कि देख के कोई चीज़ को प्रोसेस करना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो आप ये कह दो कि आप कुछ दिखा रहे हैं, जैसे पढ़ाते हुए भी अगर आप विजुअल जैसे जो इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी विजुअल इंफॉर्मेशन है तो उनके लिए गैदर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप पावर पॉइंट स्कूल में चलाते हैं या फिर आप बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं तो वो उनको जो है ना प्रोसेस करने में टाइम लगता है, वो उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए जो है ना, अगर आप सिंपल सिंपल इसके सिम्टम्स बताऊं तो उनको शेप्स एंड लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहते हैं उसके बाद आता है, लेकिन इसकी वजह से उनके रीडिंग और राइटिंग भी अफेक्ट करती है। दूसरा हो गया उनके स्पेशल अवेयरनेस जो है ना, वो स्ट्रगल करते हैं कि किसी चीज़ का डिस्टेंस और उसकी पोजीशन और उसका डायरेक्शन किस तरह से करना है ये उनको समझ नहीं आता, और इस तरह के जो भी आपके तो सवाल हैं वो उनको करने में बहुत डिफिकल्टी होती है।
और इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको फिर स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में स्पेशली तो मैप जो है ना, मैप्स को रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको विजुअलाइज करना, और विजुअलाइज करके फिर उसको जो है ना अंडरस्टैंड करना। तीसरा सिम्टम इसका जो है ना पुअर हैंड राइटिंग है, क्योंकि आप देखो हैंड राइटिंग के लिए भी आपको आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो जिनको ये विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है उनके लिए उनकी हैंड राइटिंग यूजुअली पुअर होती है, और उनको स्पोर्ट्स भी खेलने में प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्योंकि वो जो है ना उनको डायरेक्शन और डिस्टेंस का आइडिया नहीं रहता है। और दूसरा उनको कटिंग सिजर स्किल्स में भी प्रॉब्लम होती है। डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग रिटन इंस्ट्रक्शन, तो अगर आप लिख के कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो भी उनको जो है ना लिखे हुए में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है उनका वर्बल अच्छा हो, वो सुन के शायद ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं कंपेयर टू रिटन। तो उसमें क्या है कि ना कोई सवाल आप पढ़ के पूछते हैं तो हो सकता है वो आंसर अच्छे से दे दें, लेकिन जब आप उनको लिखने को कहते हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इस तरह से ये जो है ना सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। अब एज ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली देखिए विजुअल क्लूज जो है ना, जैसे आपने चार्ट बना दिया, कलर कोडेड जो है ना एक्टिविटी आप यूज़ करिए, तो बच्चों को समझ आएगा कि भाई ये जो एक्टिविटी है, जैसे आपने रेड कलर और ब्लू कलर, येलो कलर, डिफरेंट कलर का कोडेड, जैसे स्कूल का टाइम टेबल है तो उसको पूरा ग्रीन कर दीजिए। मतलब ग्रीन मैं सच नहीं कह रही हूँ, जो भी आपका कलर यूज़ करना है वो कर सकते हैं, लेकिन उनको एक अगर आप विजुअल स्केड्यूल बना देते हैं, उनको जो है ना देख के समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर वो कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कलर के हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि उनके लिए आप लार्ज प्रिंट की बुक्स ले सकते हैं। लार्ज प्रिंट की बुक्स अवेलेबल हैं, अगर नहीं अवेलेबल हैं तो आप उनके पेज को इनलार्ज करके फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं, तो वो उनको पढ़ने में थोड़ा सा आराम रहेगा। और दूसरा अगेन आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं रीडिंग के लिए भी, लार्ज इन प्रिंट वाली, और यूज़ करिए जो है ना हाइलाइटर्स भी यूज़ करने को दीजिए, ताकि वो जहाँ पे वो स्टक हो रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट करते रहें। विजुअल स्पेशल टास्क के लिए जो है प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है, तो उनको पजल्स हुए, ब्लॉक्स हुए, बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं ना, तो क्या हो गया इसमें डिस्टेंस एंड कैसे सबको अरेंज करना है, पजल को कैसे कनेक्ट करना है। तो मैपिंग वाली एक्टिविटी जो है ना पजल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको इनकरेज करिए। और अगर कुछ ऐसी आप मैप की एक्टिविटी करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ज्योग्राफी में कराना है और बच्चे का ज्योग्राफी करना ज़रूरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है और ऐसा कुछ है, तो आप उसके लिए मैप का एक पजल ले लीजिए। तो पजल को जोड़ जोड़ के वर्ल्ड मैप को समझाइए, तो शायद उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तीसरा हो गया नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नॉन वर्बल, हम सभी जो है ना नॉन वर्बल लैंग्वेज बहुत यूज़ करते हैं। एक लैंग्वेज है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, तो इन सब में, इन सब को समझने में जिनको प्रॉब्लम होती है उनको कहते हैं नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें क्या उनकी सोशल स्किल्स अफेक्ट करती हैं, मोटर स्किल्स अफेक्ट करती हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, इनमें प्रॉब्लम होती है। विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़ में भी प्रॉब्लम होती हैं। तो आप ये कह दो कि सत्य कि इन बच्चों को वर्ड्स एंड विजुअल इंटरेक्शंस को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी सोशल स्किल्स पुअर हो जाती हैं। वो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप उनके सिम्टम्स पे जाएं तो उनकी वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो बोलने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो दूसरे के क्लूज हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा जो है ना वो फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है कि उसे नहीं सुनना है या नहीं बात करनी है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। या फिर आप गुस्सा हो रहे हैं और गुस्सा होने पे जो आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं विदाउट सेइंग एनी वर्ड, तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी नॉन वर्बल क्लूज आप देते हैं वो उनको समझने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उनका फाइन एंड ग्रॉस मोटर में भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, इनके वॉकिंग में, प्लेइंग स्पोर्ट्स में, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो
उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है करने में। तो आप ये कह दो कि हम, जैसे आप मुझे ही देख रहे हैं कि मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं इसके साथ साथ हाथ भी यूज़ करती हूँ, या कई बार फेस यूज़ करती हूँ, कई बार आईज मूवमेंट करती हूँ। तो ये सारा जो है ना, ये नॉन वर्बल में आता है। अगर मैं नहीं भी बोलूँ अपनी क्लास में, मैं अगर अपने बच्चे को बस जो बच्चे इस क्लास में हैं उनको ऐसे करके देख भी लूँ अगर गुस्सा होके, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि हाँ अभी जो है ना मुझे ये स्टॉप करना है। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा समझ नहीं आता है, तो वो जो है ना उसमें उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनका सोशल इंटरेक्शन पुअर हो जाता है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई हम इसको बोल रहे हैं लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें। तो इस तरह से कहते हैं। बाकी आप एज ए पेरेंट इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर वन हो गया कि आप सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग घर पे ही करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके दो बच्चे हैं तो टर्न टेकिंग, कि कैसे किसका टर्न है, कौन क्या लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, और टर्न की रिस्पेक्ट करना, अगर गेम भी खेल रहे हैं या घर में भी। घर के थोड़े से काम में आप उनको एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे कि टेबल सेटअप करना है डिनर से पहले, या डिनर को इधर से उधर ले जाना है। तो आप वो क्लूज जो है ना धीरे धीरे उनको समझा सकते हैं। ओके, इसके थ्रू आप टर्न टेकिंग भी सिखा सकते हैं, शेयरिंग सिखा सकते हैं कि भाई घर में तो आप बहुत अच्छे से शेयरिंग सिखा सकते हैं। अगर आप भी हैं या फिर और कोई बच्चा आपका, उसका कोई सिबलिंग है, तो उनके साथ कैसे शेयर करना, ही चीज़ें वो सिखा सकते हैं। दूसरा, गेम्स एंड एक्टिविटीज़ से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगेन पजल, ब्लॉक गेम्स और इस तरह की जो एक्टिविटी, रोल प्लेइंग, ये सारी एक्टिविटी जो है ना थोड़ा सा हेल्प करती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में। बिल्डिंग ब्लॉक भी एज वेल, बिल्डिंग ब्लॉक को डायरेक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो भी सिखाया जा सकता है। उनकी जो है ना विजुअल स्पेशल एबिलिटी भी पुअर होती है, तो उनको भी देख के आइडिया लगाना, डायरेक्शन और एक्टिविटी को कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, तो बेसिक जो विजुअल स्पेशल स्किल्स होती है वो लैकिंग होती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू आप डायरेक्शन या फिर किसी चीज़ को कैसे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, वो भी आप घर में करा सकते हैं इजीली। तो ये आप कर सकते हैं। हो गया प्रोसेसिंग स्पीड डिसऑर्डर। प्रोसेसिंग स्पीड डिसऑर्डर आप ये कह दो कि जैसे जो हम थॉट प्रोसेस जो हमारी होती है, तो थॉट प्रोसेस को जो है ना, हम जैसे कोई बोलता है तो हम बहुत क्विकली वो अपनी थॉट प्रोसेस में ला के उसको कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो थॉट प्रोसेसिंग और टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है, कि उनकी थॉट प्रोसेसिंग बहुत फास्ट नहीं होती है, उनकी थॉट प्रोसेसिंग स्लो होती है। तो उनको ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, स्पेशली लर्निंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं थॉट प्रोसेस। तो वैसे उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी जो आप कह दो कि लिख के सॉरी सोच के कुछ लिखना, या कुछ फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कोई दिया टीचर ने सॉल्व करने को, तो वो जो सॉल्व करने के लिए जो थॉट प्रोसेस है वो उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। तो बोल रहे हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है। जैसे आपका कंप्यूटर होता है ना, कुछ कंप्यूटर होते हैं वो जो है ना उनकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंप्यूटर है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि उनके कंप्यूटर की भी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड। सिंपल सिम्टम्स में ये है कि उनको स्लो, जो उनके टास्क हैं वो स्लो कंप्लीट होते हैं, वो स्लोली अपना टास्क करते हैं। डिफ़िकल्टी होती है उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में, क्योंकि वो पिछला वाला पूरा नहीं कर पाते हैं और लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको वो फॉलोइंग करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल में प्रॉब्लम होती है, कैसे जो है ना ऑर्गेनाइज करना है, उनको एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है ना उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। आप ये कह सकते हैं कि एक्यूरेटली जो है ना जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब पेरेंटल गाइड पे आइए। तो पेरेंटल गाइड पे हम क्या कर सकते हैं, पहला तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। आप काम माइंड से उनके साथ काम करिए और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा समझ के अच्छे से कर पाए। दूसरा हो गया सिंपल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, और शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस। और इसके अलावा आप जैसे
पीछे के कई वीडियो में बताया है कि उनको छोटे छोटे टास्क दीजिए। ऑर्गेनाइज करने के लिए आप चार्ट बना सकते हैं, तो विजुअल चार्ट देख के वो उनको पता रहेगा कि ठीक है, ओके, मुझे 3 से 4 मुझे होमवर्क करना है, 4 से 5 मुझे ये करना है, और कौन सा होमवर्क पहले करना है, कौन सा फिर मतलब कि नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना। तो इस तरह से अगर आप एक स्केड्यूल बना देंगे और कलर कोडेड हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री, सिविक्स एंड साइंस सब में होमवर्क मिला है, तो सबको आप एक एक टाइम दे दीजिए। टाइम देख के, और जितना टाइम एक नॉर्मल बच्चे को लगता है उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम दे दीजिए, ताकि वो अपना काम उस हिसाब से कर पाए। पांचवा हो गया एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर। तो इसमें आप ये कह दो बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मेमोरी, उनका जो है ना टास्क मैनेजमेंट, और जो है ना सब में प्रॉब्लम हो, इन्फॉर्मेशन को ठीक से इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको किसी टास्क को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि नाम है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर, तो किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, और उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम कैसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है टास्क को। उनकी फॉरगेटफुलनेस होती है, पुअर अटेंशन होता है, एंड उनको जो है ना अगर बहुत सारे स्टेप दे दिए जाते हैं, मल्टी स्टेप्स, वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये उनके लिए जो है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसमें आप देखिए ना, सारे ही क्योंकि सेंसेस से रिलेटेड है, तो सेंसेस का जो भी इफेक्ट पड़ेगा किसी भी एरिया में, तो वो बहुत सारे एरिया को इफेक्ट करता है। तो सेम इसमें भी है कि उनका वही जो आप कह दो एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, स्लो होता है, और ठीक से जो है ना उसको अंडरस्टैंड करके नहीं कर पाते हैं। तो एज ए पेरेंट जो है मैंने आपको बताया वो सारे आप कर सकते हैं। एज ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं? पहले तो आप अपने आप को समझा दीजिए कि अगर आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, आपको एक्चुअली एक्सेप्ट करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है ना, पेरेंट्स को ही नहीं समझ आता, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या पेरेंट्स को समझ नहीं आता, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, कुछ भी है। लेकिन अगर जब तक आप नहीं समझेंगे आप उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको बहुत ही जो है ना काम, जो है ना इन्वायरमेंट बनाना है उनके काम के लिए। अगर इन सारे जो डिसऑर्डर्स की मैंने बात करी है आज, अगर इन सारों को एक साथ रख दिया जाए, और एक साथ रख के मैं अगर आपको इसका पेरेंटल गाइड बताऊं, या बताऊं आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो सिंपल है कि एनवायरनमेंट जो है घर का बहुत काम होना चाहिए। उनका रूटीन जो है ना प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कब कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है। सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाके जो है ना उनसे स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। और इसके अलावा विजुअल सपोर्ट, जैसे मैंने सब में बताया, आप कलर कोडेड टास्क करिए, कलर कोडेड चार्ट बना दीजिए, और स्केड्यूल जो है ना सामने प्रिंट आउट होना चाहिए उनके रूम में, ताकि वो देख सके और अपने को ऑर्गेनाइज कर सके। टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना, छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि वो अच्छे से फॉलो कर सके। और उनको जो है ना सेंसरी ओवरलोड नहीं करना, जैसे कि मैंने उस लड़की का आपको एग्जाम्पल दिया, तो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है तो वो जो है ना एंग्जाइटी जैसे सिम्टम आने लगते हैं, वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो सेंसरी ओवरलोड से बचाने के लिए उनको रेगुलर ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, तो उनको रेगुलर ब्रेक देते रहें। इसी तरह से जो है ना कई सारी जो है ना इंस्ट्रक्शन जो है स्कूल में भी फॉलो किए जा सकते हैं। अगर स्कूल की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है, जैसा मैंने पीछे के वीडियो में बताया, आईईपीज हैं, इंडिविजुअल जो है प्लान बनता है बच्चों का, तो वो बना सकते हैं। इसके अलावा उनको 1-to-1 भी इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, या उनकी क्लासेस ली जा सकती हैं जिसमें उनको हेल्प मिल सकती है। अगर क्लास में बात करें, जैसे अगर मेरे पास तो मेन स्ट्रीम स्कूल है, तो मोस्टली क्या करती हूँ, स्मॉल ग्रुप में एक एक्टिविटी या काम कराती हूँ। तो स्मॉल ग्रुप में वो जो है ना अच्छे से समझ भी पाते हैं, और अगर समझ नहीं पाते हैं तो उनके पीयर उनको समझा के उनके साथ काम कर लेते हैं, तो ये उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी,
तो टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं जिस एरिया में प्रॉब्लम है। जैसे अभी तो बहुत सारे जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी हो गई है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, या कई सारे विजुअल वाले भी आपको मिल जाएंगे, कार्ड्स मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन के लिए। आप छोटे छोटे कार्ड बना सकते हैं उनकी लर्निंग, वर्ड जो है ना अंडरस्टैंड कराने के लिए वर्ड्स के बहुत सारे गेम्स जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वो आप करा सकते हैं। दूसरा, लार्ज प्रिंट बुक्स कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स कर सकते हैं, नोट टेकिंग ऐप भी आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्कूल में भी स्मॉल ग्रुप के साथ साथ उनको जो है ना ब्रेक देना, उनको सेंसरी ओवरलोड से बचाना, ये भी किया जा सकता है। तो और इसके अलावा उनके सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए कई एक्टिविटी कराई जा सकती है। जैसे स्कूल में तो होता ही पेंटिंग, ड्राइंग एंड क्ले मॉडलिंग आप कह दो, या फिर वाटर प्ले, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उससे उनको हेल्प मिलती है तो वो कर सकते हैं। इसमें बहुत रोल होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। अगर आप किसी जो है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो इससे रिलेटेड जो है ना आपको एक्टिविटीज़ बता देंगे जो आप घर पे भी करा सकते हैं, या उनके पास भी कई सारे टूल्स होते हैं जो वो एक्टिविटी करा सकते हैं वहाँ पे। तो आप देख लीजिए, अगर आपको किसी को जानते हैं या अपॉइंटमेंट लेके किसी से मिल लीजिए। और लेकिन ये है कि एक बारी टेस्ट होने के बाद आपको पता चलेगा कि जो है ना कि ये है कि नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने जो कि ये सारे जो सेंसरी रिलेटेड लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, तो ये बेसिकली सारे सेंसेस है। आप ये कह दो ब्रेन का एक स्पेसिफिक रीज़न है जो सेंसेस को प्रोसेस करता है, उसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो मैंने बेसिकली सारों को कवर कर लिया है। तो आप अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप जाके जो है ना पीडियाट्रिशियन से मिलिए और उनसे बात करिए। अगर वो रिकमेंड करते हैं तो कुछ टेस्ट कराइए, तो आपको जो है ना क्लियरली पता चल जाएगा। उसके हिसाब से ये भी पता चल जाएगा कि सेंसिटिविटी हाई है, लो है, या मैनेजेबल है कि नहीं है, और इसकी वजह से उनके लर्निंग में, एजुकेशन में कुछ फ़र्क इफ़ेक्ट कर रहा है क्या, उसके वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है क्या। इंस्टेड ऑफ बच्चों को क्या होता है कि हमारे यहाँ एक क्या है ना, हम सब ब्लेम जो है ना बच्चों पे डाल देते हैं कि तू ये कर नहीं रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, शिकायत स्कूल से आ रही है, और हम बस अपने बच्चे को पुश करते रहते हैं। कभी हम उसको दूसरे तरीके से देखते ही नहीं है और सुनते ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना बच्चे का को भी समझिए, और समझिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ना उनको प्रॉब्लम आ रही है ये जो है ना एजुकेशन में या उनकी लर्निंग में। तो आपको जो है ना उनको ट्रेन करना है ताकि वो उसमें बेटर हो सके, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से काम करिए। तो मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, और आप जाएंगे अपॉइंटमेंट लेंगे तो इंडिया में तो फिर भी फास्ट है, यहाँ तो वेटिंग लिस्ट आप कह दो 2 से 3 साल की चल रही है। यूजुअली क्या होता है कि जो जो भी टेस्ट हैं या वो है 3+ बच्चों को ही लिया जाता है। रीज़न क्या है कि 3+ में जो है ना अच्छे से समझ आता है, जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब समझ आती हैं। तो 3 से पहले कोई भी टेस्ट करना थोड़ा प्री हो जाता है, क्योंकि आ, बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है, या ये कह साइकोलॉजिस्ट भी 3-3 4-4 घंटे बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, तो इतना इजी नहीं होता कि उसको जो है ना असेस करने के क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे असेस किया जाता है। तो उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन मैं अगर आप थोड़ा सा डाउट में है, थोड़ी सी ये है, तो अगर आप थोड़ा सा डाउट में अनश्योर है तो आप लोकस मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकते हैं। लोकस मोबाइल जो है ना थेरेपी ऐप है बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप जाके जो ना उसमें आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या है ना, जो 10 मेन प्रॉब्लम आती हैं बच्चों में, जो बच्चे नॉर्मल हैं और उनके जो बेसिकली 10 प्रॉब्लम्स जो उनको आती हैं, उन 10 प्रॉब्लम्स को जो है ना उसमें सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जब आप क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं तो वो उसके इनडायरेक्टली आप कह दो कि वो जो है ना स्क्रीनिंग करता है। तो अगर 50% से अबव आता है वो आपके आंसर देने के बाद, तो इसका मतलब आपके बच्चे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और आपको इसको जो है ना हेल्प करनी चाहिए इसमें।
उसमें जो है ना प्रोग्राम भी है, आप उसमें पैसे डाल के आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं और आप वो एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ आप घर में करा सकते हैं अपने टाइम पे, तो वो आप करा सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं बॉर्डर लाइन पे है, तो भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको जो है ना आगे जाके और प्रॉब्लम ना हो, अब घर में आप जो है ना उनकी प्रैक्टिस करा सकें। तो आप देखिए लोकस जो है ना थेरेपी ऐप करके आप डालिएगा, तो उसमें आप देखिए क्या है। तो देखिए मैंने लोकस मोबाइल ऐप खोला है, तो आप देखिए इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आप जो है ना जाइए इस क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कौन सा आपके बच्चे पे अप्लाई होता है, या क्या सिम्टम्स और साइंस आप देखते हैं, उसके हिसाब से जो है ना आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आज सारे सेंसेस के बारे में बताया है, तो ये सारे उसी से रिलेटेड हैं। और जो प्रॉब्लम आती हैं वो उसको भी इसमें जो है ना स्क्रीनिंग की जाती। तो आप देखिए आज मैंने बात करी थी जो बच्चे बहुत तकिए के नीचे घुस जाते हैं और बहुत जो है ना चिपकते रहते हैं। अब जब इसको क्लिक किया तो इसमें एज चूज़ करी 6 to 8, तो मैंने एवर 8 किया है। और इसमें जो है ना फिर क्वेश्चंस को पढ़ के मैंने जो यस है उसको टिक किया है, और जो नहीं अप्लाई होता है मेरे बच्चे पे उसको मैंने क्रॉस किया है। तो इस तरह से करके जो है ना मैंने जो इसका आप देखिए एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ के उसको टिक कर सकते हैं, और फिर जो है ना सबमिट कर दीजिए। सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना ज़रूरी है। तो उसके बाद ये रिज़ल्ट देगा। अब देखिए फाइनल रिज़ल्ट क्या आया है, 89% जो है ना प्रॉब्लम एरिया है आपके बच्चे में। तो अगर 50 से अबव है तो आपको डेफिनेटली जो है ना उस पर वर्क करना पड़ेगा। इसमें वन टाइम फ़ी दे के आप जो है ना प्रोग्राम परचेज़ कर सकते हैं, और वो एक्टिविटीज़ आप घर में भी करा सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप जो है ना डायरेक्टली जो ऐप डेवलपर है उनसे पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो आज मैंने टॉपिक कवर किया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ फॉरवर्ड करिए, तो मैं फिर देखती हूँ कि उसको जो है ना अपने टाइम पे जैसे भी मुझे होगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।